नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी छात्र छात्राओं को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि हमारा 2020 जो सत्र है वो ठीक नहीं रहा कोरोना महामारी के कारण। हम आगे भगवान से ये उम्मीद करते हैं कि हमारा नेक्स्ट सेशन अच्छा निकले और हमने जो गलतियां की है उस गलतियों से कुछ सीखने का प्रयास करें। इसी शुभकामनाओं के साथ आज मैं आपको बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान के पेपर भारतीय राजव्यवस्था के टॉपिक राष्ट्रीय एकीकरण का अध्ययन कराएंगे। इसको हम छुएंगे। राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में हम लोग जानते हैं कि भारत का एकीकरण किन महापुरुषों ने किया, किन परिस्थितियों में किया गया। इतिहासकार ऐसा कहते हैं, हम इतिहास में ऐसा पढ़ते हैं कि भारतवर्ष में पूर्णतः एकता का अभाव था। छोटी छोटी रियासतें थी, छोटे छोटे राज्य थे और उन छोटे छोटे राज्यों में, छोटी छोटी रियासतों में एकता अनेकता के कारण, आपस में विवाद होने के कारण हम भारत देश की जो रियासतें थी वो विदेशी हुकूमत से पराजित होती थी और इससे देश का पतन हो रहा था। क्योंकि अलग अलग छोटी छोटी रियासतें थी, वो अलग अलग धर्मों से थी, अलग अलग भाषाओं से थी, अलग अलग क्षेत्र था, इन सब चीज़ों में अलग अलग जातियों से थी, तो इन सब क्षेत्रों में एकता नहीं थी। फिर भी इतना सब कुछ होते हुए भी भारत के लोगों ने अपनी जो संस्कृति है तथा भावात्मक एकता है उसको बनाए रखा और जो सांस्कृतिक एकता तथा भावात्मक एकता है उसने भारत के राष्ट्रीय एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वैदिक काल में राष्ट्रीयता तथा राष्ट्रभक्ति की प्रबल भावना विद्यमान थी। विविधताओं के होते हुए भी प्राचीन भारतीय संस्कृति में भौगोलिक एकीकरण और समुच्चय की भावना को बनाए रखा। डॉक्टर वासुदेव चरण अग्रवाल ने लिखा है कि यहाँ की कोटि कोटि की जनता के मन में, यहाँ की कोटि कोटि की जनता के मन में भारत की भौगोलिक एकता का गहरा संस्कार है। यानी वो अलग अलग रियासतें होते हुए भी अपने आप को भारत देश मानते थे। हमारी सांस्कृतिक विविधताएं को स्वीकार करती है, किंतु एकता की प्राप्ति उनकी निजी विशेषताएं है। यानी ये सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं होते हुए भी उनमें एकता का गुण पाना उनकी निजी विशेषता है। अंग्रेजी शासनकाल में हमारी राष्ट्रीय एकता को गहरा आघात पहुंचा। अंग्रेजों की नीति देश में थी फूट डालो राज करो। इस जो नीति थी फूट डालो राज करो की नीति, इससे हमारी राष्ट्रीय एकता भंग हुई। अंग्रेज अधिकारियों के पक्षपात और प्रोत्साहन से देश का विभाजन हुआ। वो अंग्रेजों की नीति के परिणाम स्वरूप हुआ। भारत का अंग विच्छेद करके एक पृथक और स्वतंत्र पाकिस्तान राज्य की स्थापना हुई। विभाजन के बाद भी भारत एक विशाल देश है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों दृष्टि से भारत विश्व में बड़ा देश है, चाइना को छोड़कर विश्व का दूसरा देश है। यहाँ अब भी लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। लगभग 2000 के आसपास भाषाएं बोली जाती हैं। भिन्न भिन्न धर्मों को मानते हैं, भिन्न भिन्न संप्रदायों को मानते हैं। हम अगर हिंदू है तो हिंदू में भी अनेक संप्रदाय, हम मोमडन है तो मोमडन में भी अनेक संप्रदाय, हम ईसाई है तो ईसाई में भी संप्रदाय। तो इस प्रकार हम विभिन्न धर्मों में, विभिन्न संप्रदायों में करते हैं। रीति रिवाज भी अलग अलग है, भाषाएं भी अलग अलग है। फिर भी भारत के संदर्भ में एकता का अर्थ है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में जातियों, भाषाओं, वर्गों, धर्मों आदि की विभिन्नता एकता का रूप धारण कर चुकी है, जो क्षुद्र और सीमित स्वार्थों की अपेक्षा, अपने छोटे स्वार्थों और सीमित स्वार्थों की अपेक्षा देश की एकता पर विशेष ध्यान देते हैं। रजनी कोठारी लिखते हैं कि भारतीय राजनीतिक विकास की बुनियादी समस्या एकीकरण ही है। नई राजनीतिक केंद्रीय विद्युत की स्थापना और सुदृढ़ीकरण है। उनका बहुमुखी प्रचार, विभिन्न संस्थाओं का पलवन, विविधता का एक सूत्र में संग्रहण कर एक राष्ट्र का निर्माण अथवा एकीकरण की क्षमता का विकास, यही समस्या हमारे राष्ट्र निर्माताओं के सामने बहुत बड़ी समस्या रही है।
पंडित नेहरू ने कहा था, मेरा जीवन का मुख्य कार्य है भारत का राष्ट्रीय एकीकरण। नेहरू के कथन का आशय यह नहीं था कि राष्ट्रीय एकता में सदैव एकता का अभाव रहता है। हमारे स्वाधीनता आंदोलन में राष्ट्रीयता के बीज बो दिए गए थे। राष्ट्रीयता के अंकुर को सींच कर बड़ा किया। संविधान में एक राजनीतिक केंद्र की स्थापना की और इसके विकास से सुबल दिया कि हम भारतवासी, हम सबका एक ही संविधान होगा, एक ही झंडा होगा और एक ही चिन्ह होगा। 1962 में चीनी आक्रमणकारी के समय, 1965 और 1971 में पाकिस्तान आक्रमणकारी के समय हम भारतीयों में विविधता में एकता के गुण का उदय हुआ, जो विदेशियों के लिए नहीं, स्वयं हम सब के लिए एक आश्चर्य की बात है कि हम सब लोग अलग अलग होते हुए भी हमने राष्ट्रीय आंदोलन में, 3 विश्व के युद्धों में अपने आप को एकता का परिचय दिया। फिर भी इस कटु सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्वाधीनता संघर्ष के समय अक्षुण्ण एकता विद्यमान थी और उस एकता का कारण था विदेशी शासन से अरुचि। हमारी जब दूसरों से अरुचि थी वो राष्ट्रीय एकता का कारण था। विदेशी शासन की अंत्येष्टि के साथ एकता के सूत्र का लुप्त हो गया। जो विदेशी शासन चला गया, हमें एकता की भावना कम हो गई, जिससे देश में विभिन्न विघटनकारी तत्वों का उदय हुआ। अब राष्ट्रीय एकीकरण के सामने बाधाएं कौन कौन सी? भारत के राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधाएं, मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हैं? जैसा मैंने सबसे बताया, भारत में विविधता है, अनेकता में एकता है, और वो अनेकता कौन कौन सी है? जाति की अनेकता, सांप्रदायिक अनेकता, अल्पसंख्यकों का स्वाद, छोटे छोटे राज्यों की मान है, प्रादेशिक अनेकता है, अत्यधिक धार्मिक विषमता है, गरीब अत्यधिक गरीब होता जा रहा है, अमीर अत्यधिक अमीर होता जा रहा है, भाषाई विवाद है, राजनीतिक अवसरवादिता है, हिंसात्मक गतिविधियां है, और मुख्य जो हमारी राष्ट्रीय एकीकरण के माध्यम में बाधा है वो है भ्रष्टाचार। तो देखिए नंबर 1 आता है हमारा जाति। राष्ट्रीय एकीकरण में जाति एक ऐसा तत्व है, जाति एक ऐसी चीज है जो राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा खड़ी करती है। दूसरा है हमारा सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता भी राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा खड़ी करती है। सांप्रदायिकता भी राष्ट्रीय एकीकरण को कमजोर करती है। सांप्रदायिकता से भी हम राष्ट्रीय एकीकरण की मांग सही नहीं कर पाते। नंबर 3 है अल्पसंख्यकों का स्वाद। अल्पसंख्यकों का स्वाद, अल्पसंख्यकों का स्वाद, अल्पसंख्यकों का सवाल है वो भी राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा खड़ी करती है। नंबर 4 जो है हमारा छोटे छोटे राज्यों की मांग, छोटे छोटे राज्यों की मांग, छोटे छोटे राज्यों की मांग भी हमें राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा खड़ी करती है, राष्ट्रीय एकीकरण को कमजोर करता है। नंबर 5 प्रादेशिकता। लोगों में ये गुण पाया जाता है कि हमारा प्रदेश अति उत्तम है, हमारा प्रदेश अच्छा है। इस प्रकार से भी राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा पैदा होती है। नंबर 6 अत्यधिक आर्थिक विषमता। अत्यधिक आर्थिक विषमता। जब आदमी का पेट भूखा हो तो वो राष्ट्रीय एकीकरण की बात नहीं कर पाता, और हमारे देश में मुख्य समस्या आर्थिक विषमता है। 7वां पॉइंट है हमारा भाषाई
भाषा संबंधी भी विवाद, भाषा संबंधी भी विभिन्नताएं हैं जो राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा उत्पन्न करती है। नंबर 8, राजनीतिक अवसरवादिता। राजनीतिक अवसरवादिता, राजनीतिक अवसरवादिता भी इसमें समस्या खड़ी करती है, देश कमजोर होता है। नंबर 9, हिंसात्मक गतिविधियां। हिंसात्मक गतिविधियां, तरह तरह की जो हिंसात्मक गतिविधियां होती है वो भी राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा करती है। और अंतिम जो टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय एकीकरण में, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, इन टॉपिक्स का हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफली अध्ययन कर लेते हैं कि भाषावाद कैसे राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावित करता है, भाषावाद कैसे देश को कमजोर करता है, जातिवाद कैसे देश को कमजोर करता है। हम बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट, जातिवाद की। जाति, प्रोफेसर श्रीनिवासन कहते हैं कि कोई भारत में कहीं भी रहे वो जाति के संसार में ही रहता है। हमारे देश में जातियां धार्मिक विभाजन को काटती है। केवल हिंदू ही जातियों में बंटे हुए नहीं है, अपितु जैन, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी अनेक जातियों में विभाजित है, यानी वो अपने कार्य के अनुसार अपनी जातियों को विभाजित करते हैं। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भी जातियों के हाथ में सिमटी हुई है। दूसरी ओर दलित जातियों और वर्गों में चेतना बढ़ गई है। अब उन्होंने इस भाव को अपनाया है कि सामाजिक क्षेत्र में उन्हें लगभग समानता तथा राजनीतिक क्षेत्र में अधिक भागीदारी प्राप्त होनी चाहिए। इस स्थिति में प्रभावशाली जातियों और दलित जातियों के बीच जातीय तनावों के पहले से उग्र बनाने का कार्य किया जाता है, क्योंकि जो दलित समुदाय है वो सामाजिक रूप से समानता चाहता है और राजनीतिक रूप से भागीदारी चाहता है। जब ये स्थिति पैदा आती है तो दोनों जो उच्च और दलित जातियां हैं उनमें जातिगत संघर्ष की भावना का उदय होता है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों ने जातिवादी राजनीति को अपनाया है। हम देखते हैं कि फला नेता किस जाति का है, फला नेता किस जाति का प्रतिनिधित्व करता है। परिणामत राजनीति में जाति की भूमिका और जातीय तनाव बढ़ गई। 20वीं सदी में इस अंतिम दशक में बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में जातीय तनाव बहुत अधिक बढ़ गए हैं। जनता के एक बड़े भाग के मन में उनकी जाति हावी हो गई है। जातीय तनाव ने रक्त रंजित संघर्षों की स्थिति ग्रहण कर ली। जाति भेद संकीर्णता के घोतक है, जातियों के बीच द्वेष और वैमनस्य बढ़ाते हैं। इस दृष्टि से जाति को राष्ट्रीय एकता में बाधक कहा जाता है। लेकिन इसके साथ ही यह तथ्य भी है, जाति भेद राष्ट्र के प्रति भक्ति के मार्ग में बाधक नहीं बन सकता। अतः जातीय राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में प्रमुख बाधा नहीं कही जाती, क्योंकि जब राष्ट्र की बात आती है तो लोग जाति से ऊपर उठ जाते हैं। नंबर 2, सांप्रदायिकता। हम इस बात को समझते हैं, भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो सांप्रदायिक आधार पर हुआ। एक देश मोहम्मदन मुस्लिम धर्म के कारण पाकिस्तान बन गया, दूसरा हिंदू मानते हुए भारत बन गया, जबकि हिंदुस्तान में ऐसा नहीं रहा। यहाँ धर्मनिरपेक्षता के भाव को अपनाया गया, जिसमें सभी लोग जीवन समान रूप से यापन कर रहे हैं। अब हमारी बात करते हैं राष्ट्रीय एकता में जाति, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा में सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता एक सबसे तुच्छ कोटि की, निम्न कोटि की विघटनकारी प्रवृत्ति है। इसने हमारे देश का बड़ा अहित किया है। बता रहे हैं ना कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था वो सांप्रदायिकता के कारण हुआ था। सांप्रदायिकता के कारण ही
भारत का विभाजन हुआ था। बाद में हमने विभाजन के बाद हमने देश के कानून को धर्मनिरपेक्ष राज्य के सिद्धांत को अपनाया। यह दृष्टिकोण अपनाया गया कि भारत सभी धर्मों को समान रूप से फलने फूलने का अधिकार है। आज भी देश में अनेक संप्रदाय निवास करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि। कभी कभी मामूली सी घटनाएं आती है, कभी कभी सी मामूली घटना को लेकर सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं। स्थानीय झगड़ों के कारण हिंदू मुस्लिम विद्वेष भड़क उठता है। पिछले 40 वर्षों में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सांप्रदायिक दंगे होते रहे तथा अब तो संभवतः भारतीय संघ का कोई भी राज्य या क्षेत्र इससे अछूत नहीं रहा। इनमें से कुछ दंगे तो भीषणतम थे। स्थिति को सामान्य होने से लंबा समय लगा। हमारे राजनीतिक दल इस डर से सांप्रदायिकता का विरोध करने की बचने की कोशिश करते रहते हैं कि कहीं वो अपना वोट न खो दे। वो स्थानीय जो झगड़े हैं उनको सांप्रदायिक तूल देते रहते हैं। सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए कलंक है। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में निश्चित रूप से सांप्रदायिकता एक बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात करते हैं हम अल्पसंख्यकों का सवाल। हमारे देश में अल्पसंख्यकों की समस्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न राज्यों में भाषागत अल्पसंख्यकता, सांप्रदायिक अल्पसंख्यकता के लोग निवास करते हैं। बंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली आदि नगरों में शासन और उद्योग व्यापार के बाहरी राज्यों के लोग हजारों की संख्या में निवास करते हैं। कई राज्यों में बाहरी राज्यों के लोगों के प्रति असंतोष उत्पन्न हुआ है। इन लोगों को शोषक माना जाता है। महाराष्ट्र में गुजरातियों का विरोध हुआ है। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और उड़ीसा में मारवाड़ियों का विरोध किया गया है। महाराष्ट्र में शिवसेना, असम में लक्षित सेना उग्र संगठनों का निर्माण कर भारी लोगों के खिलाफ उत्तेजनात्मक कार्रवाई की गई। ऐसी संकीर्णता की भावनाएं उत्पन्न करना खतरनाक है। भारत के सभी लोगों की इच्छानुसार घूमने फिरने, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। फिर भी ऐसी प्रांतीय संकीर्णताएं, भावनाएं फैलाना क्या राष्ट्रवादी विरोधी कार्रवाई नहीं है? इसलिए हम अल्पसंख्यकों के सवाल को भी राष्ट्रीय एकता के मार्ग में मुख्य बाधा मानते हैं। नेक्स्ट जो 4 नंबर पॉइंट आता है हमारा, छोटे छोटे राज्यों की मांग। भारत संघ का निर्माण किया गया, राष्ट्रीय एकीकरण किया गया, तब सारे छोटे छोटे राज्यों को मिला के राष्ट्रीय एकीकरण की कार्रवाई की गई, राष्ट्रीय एकीकरण किया गया। भारत में समय समय पर भारतीय संघ में कुछ नए राज्यों की स्थापना की मांग की जाती है। इस प्रकार मांग भावात्मक, आर्थिक, राजनीतिक कारणों से की जाती है। इन्हीं आधारों पर उत्तराखंड का निर्माण किया गया, झारखंड का निर्माण किया गया, तेलंगाना का निर्माण किया गया, छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया और बोडो राज्यों की मांग की गई। और इन राज्यों को मांग को भी सरकार द्वारा अलग राज्यों को बनाया। इस प्रकार की मांग यदि संविधान में रहते हुए की जाती है, शांतिपूर्ण तौर तरीके से की जाती है, तो राष्ट्रीय एकता को आघात नहीं पहुंचता। लेकिन कई बार इस प्रकार की मांग करते हुए उग्रवादी आंदोलन का मार्ग और आतंकवादी तौर तरीके अपना लिए जाते हैं। तब यह स्थिति राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधा बन जाती है। इस प्रकार छोटे छोटे राज्यों की मांग भी हमारे राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधा करेगी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, प्रादेशिकता की भावना एकता के विकास में एक बहुत बड़ा अवरोधक है। राजनीतिक दृष्टि से प्रादेशिकता का मुख्य विरोध संघवाद में। प्रादेशिकता के पक्षपात न केवल हर प्रकार के विकेंद्रीकरण या पूर्ण स्वशासन की मांग करते, अपितु अतिवादी आक्रामक प्रादेशिकता के कुछ प्रवक्ता को संघ से अलग हो जाना चाहते हैं। वे चाहते हैं उन पर केंद्रीय सरकार का कोई नियंत्रण न रहे,
उनका केंद्रीय सरकार के प्रति कोई दायित्व नहीं है। इस स्थिति की स्वाभाविक फल यह रहता है कि उनका ध्यान प्रादेशिक संगठनों को केंद्रीकृत हो जाता है और वे मांग करने लगते हैं कि हम देश से अलग हो जाए और हमारे हाथ में संप्रभुता आ जाए और हम पृथक देश का निर्माण करें। प्रादेशिक भावना के बलवती होने का दुष्प्रभाव न केवल संघ और राज्य के संबंधों में पड़ता, अपितु राज्यों के आपसी संबंध भी बिगड़ते हैं। पड़ोसी राज्यों में भाषा, सीमा आदि प्रश्नों को लेकर विवाद खड़े होते हैं तथा विभिन्न राज्यों में जनता के बीच खाई बढ़ने लगती है। तमिलनाडु का डीएमके दल द्वारा द्रविड़ स्थान की मांग करने लगा। बाद में यह राज्यों की स्वायत्ता की मांग करने लगा। सितंबर 1970 में डीएमके के तत्वावधान में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें प्रस्ताव पारित करके राज्यों की स्वायत्ता की मांग की गई। डीएमके के नेतृत्व में राज्यों में पृथकवादी आंदोलन चलाया गया। आज भी महाराष्ट्र और कर्नाटक और केरल, नागालैंड और असम, उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य सीमा का विवाद बना हुआ है। महाराष्ट्रियों के लिए या बंगालियों के लिए इस प्रकार के नारे की घोर प्रादेशिकता का द्योतक है। इन नारों का मतलब यह है कि महाराष्ट्र में उस राज्य को छोड़कर बाहर के लोग चले जाएं। बंगाल में गैर बंगालियों में नौकरी पर नियुक्ति न किया जाए, न ही दुकान व्यवसाय करने दिया है। कुछ क्षेत्रों में सभी असंतोष है, जैसे उत्तर पूर्व में मिंजो जाति, बिहार में छोटा नागपुर की स्वायत्ता का छोटा नागपुर, मध्य प्रदेश में आदिवासी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में पर्वतीय जिले और गुजरात और उड़ीसा में आदिवासियों की स्वायत्ता की मांग। इस तरह की भावना में सुदृढ़ता और संकीर्णता प्रकट होती है। अंतर्राज्यीय प्रादेशिक दावों के कारण फूट डालने वाले ऐसे विवाद बढ़ने पर राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ जाती है और प्रादेशिक लगाव तथा निष्ठा के कारण देश की राष्ट्रीय एकता को भुला दिया जाता है। यहाँ कहा जा सकता है कि दुर्भाग्यवश विग्रह और वैमनस्य के रूप में असमय प्रतियोगिता को लोकतांत्रिक राजनीति में और स्थानीय और प्रादेशिक नेतृत्व में बेलगांव घुड़दौड़ में जनता को बहकाकर ऐसे विवाद में योगदान दिया जाता है। संक्षेप में प्रादेशिकता को दावों को राष्ट्रीय एकता की भावना को दुर्बल बना देती है और लोकतंत्र तथा स्वाधीनता के लिए खतरा पैदा हो जाता है। नंबर 6, अत्यधिक आर्थिक विषमता। बाहरी आर्थिक विषमता भी राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध वातावरण उत्पन्न करती है, जो अत्यधिक निर्धन या अभावग्रस्त है, जिन्हें मेहनत करने पर भरपेट भोजन नहीं मिलता। वे अटालिकों के विलास के साथ, साधनों के साथ मौज करने वालों के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव रखे तो ये बात अस्वाभाविक नहीं है। गरीब और श्रमिकों में नहीं, मध्यम वर्ग के लोगों में भी शोषण के प्रति विद्रोह के भाव उत्पन्न होते हैं। देश में कुछ आर्थिक दृष्टि समृद्ध है, कुछ राज्य आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। राज्यों के कुछ क्षेत्रों में विकास का पर्याप्त ध्यान दिया जाता है, जबकि कुछ राज्यों में आर्थिक दृष्टि की पूर्ण अपेक्षा की जाती है। आज भी देश के रोजगार के अवसरों में वितरण तथा राष्ट्रीय संपदा के बंटवारे के प्रश्न पर संघर्ष होते रहते हैं। यदि किसी सार्वजनिक निगम की स्थापना का प्रश्न हो तो आर्थिक कारणों से प्रादेशिक राजनीतिक दबाव का सहारा लिया जाता है। जब देश और समाज में एक वर्ग के लोगों को दूसरे वर्ग के लोगों के प्रति, एक राज्य के लोगों को दूसरे राज्य के लोगों के प्रति द्वेष तथा विरोध की भावना उत्पन्न होती है तो राष्ट्रीय एकता निश्चित रूप से अक्षुण्ण नहीं रह सकती। आर्थिक विषमता में वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को जन्म दिया है, जो समाज में अशांति और संघर्ष का सर्जन करता है। इस आधार से राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आर्थिक विषमता मुख्य बाधा है। नंबर 7 आता है भाषाई विवाद। राष्ट्रीय एकीकरण को जन्म देने, बनाए रखने के लिए समय समय पर भाषा की भूमिका भी प्रबल होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।
तथा इस संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि के लिए हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के प्रयोग किया गया। व्यवहार के अंतर्गत जो हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने की निर्धारित सी पास आने लगी, दक्षिणी भारत के कुछ लोगों ने, विशेषतः मद्रास राज्य ने हिंदी विरोध आंदोलन की स्थिति खड़ी हो जाती है। ऐसी स्थिति में सहभाषा अधिनियम 1965 के आधार पर व्यवस्था की गई कि संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। इस प्रकार हिंदी भाषी लोगों तथा अंग्रेजी भाषी समर्थकों के बीच जो विरोध है वो अनेक बार स्वार्थ हिंदी और उर्दू के बीच विवाद, हिंदी किसी प्रादेशिक भाषा के विवाद खड़ा कर देती है और भाषाई विभिन्नता राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा ही नहीं है, लेकिन भाषाई विभिन्नता के आधार पर समय समय पर भाषाई विवाद खड़े करती है। ये राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में रुकावटें ही पैदा करती है। सबसे बड़ी जो राष्ट्रीय एकीकरण के बाद बाधा है वो है राजनीतिक अवसरवादिता। शायद ही भारतीय देश को जितना राजनीतिक अवसरवादिता ने नुकसान दिया है किसी दूसरे तत्व ने दिया। राजनीतिक अवसरवादिता ने राष्ट्रीय एकता को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया। देश में राजनीतिक दल जाति, धर्म, भाषा आदि बल पर चुनाव जीतने का कोई अवसर हाथ से नहीं घुमाना चाहते, आदि कोई अवसर अपने हाथ से नहीं देना चाहते। राजनीतिक दल प्रादेशिक तथा सक्रियता की क्षेत्रीय भावनाओं के फैलाने तथा विघटनकारी तत्वों में साँठ-गांठ करने तक नहीं हिचकिचाते। देश में सांप्रदायिकता फैलाने में स्थानीय और राजनीतिज्ञों का यदा कदा कभी कभी बहुत बड़ा योगदान होता है। पृथकवादी आंदोलन के रूप में उग्र देने के लिए राजनीतिक दलों की मुख्य भूमिका है। इसी प्रकार हमारा जो नेक्स्ट है हिंसात्मक गतिविधियां। हिंसात्मक गतिविधियां, हिंसा वाली गतिविधियां भी राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में मुख्य बाधा है। देश में हिंसात्मक आंदोलन होते हैं, असंवैधानिक साधनों को खुलकर प्रयोग किया जाता है, चाहे वो किसी आंदोलन के रूप में। सार्वजनिक संपत्ति को जमकर नुकसान पहुंचाया जाता है। कुछ समय पूर्व नक्सलवादियों ने देश में अराजकता फैलाने के लिए खुलकर इन साधनों का प्रयोग किया। अराजकता के वातावरण का प्रचार राष्ट्रीय एकता के लिए विशेषकर दुखदायी है। इससे बड़ा दुखदायी कोई दूसरा तत्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार भी राष्ट्रीय एकीकरण के लिए, राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण बड़ा कारण है। भ्रष्टाचार के कारण भी राष्ट्रीय एकीकरण को नुकसान पहुंचता है। भ्रष्टाचार भी राष्ट्रीय एकीकरण का बहुत बड़ा खतरा है। यह धुन की तरह काम करता है। धुन होता है ना, धुन, छोटा कीड़ा, उसकी तरह काम करता है। शासन और समाज के अंदर जर्जरित बना देता है। भ्रष्टाचार से पीड़ित होने के कारण जनता के मन मस्तिष्क में देश के प्रति अपनेपन की भावना नहीं रहती, तो देश के प्रति अपनेपन की भावना दूर हो जाती है, जो राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। आज जो हमारा टॉपिक रहा राष्ट्रीय एकीकरण क्या है, राष्ट्रीय एकीकरण क्या है, इसको पढ़ा। राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में आने वाली बाधाओं की बात की, इसमें जाति की बात की, सांप्रदायिकता की बात की, अलग से लोगों को सवाल पर बात की, छोटे छोटे राज्यों की मांग की, प्रादेशिकता की बात की, आर्थिक विषमता की बात की, भाषा की बात की, राजनीतिक अवसरवादिता की बात की, हिंसात्मक गतिविधियों की बात की और भ्रष्टाचार की बात की। आज हम इतना ही करेंगे। कल जो हमारा टॉपिक रहेगा ये राष्ट्रीय एकीकरण की जो मार्ग में बाधाएं हैं, इन बाधाओं को रुकावट कैसे की जा सकती है, इन बाधाओं को रोका कैसे जा सकता है, इन बाधाओं को हल कैसे निकाला जा सकता है, इन बाधाओं को दूर कैसे किया जा सकता है, इन बाधाओं को हटाया कैसे जा सकता है, एक ही बात है। कल जो हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय एकीकरण में आने वाली बाधाओं को किस प्रकार से हटाए, राष्ट्रीय एकीकरण में आने वाली बाधाओं को किस प्रकार से दूर करें। तब तक आप लोगों को पुनः मेरी ओर से नव वर्ष 2021 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग हमें जो ये कोरोना काल है इसने जो ये तरीका दिया है ऑनलाइन क्लासेस का, ये हमारे लिए बहुत कारगर है। आप लोग इसी से पढ़ते रहिए।
थैंक यू, धन्यवाद।